इमरान खान जब चाहें रिहा हो सकते हैं। ये जहां दफा 144 लगाते हैं तो अवाम ने दफा 804 लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं और आज का बड़ा अहम दिन, जिस तरह आपने देखा तहरीक इंसाफ का जो जलसा, बड़ा मुनफरद जलसा था आज ये। कहा जाए अजीबो-गरीब जलसा कि 10 घंटे के नोटिस पर इस तरह की फस्तायत और ज़ुल्म पर के 3 मकामात बदले गए। ना कीमा नान, ना कोई बिरयानी, ना कोई लैपटॉप की लालच, ना कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट, ना कोई सरकारी मशीनरी, बल्कि सब कुछ इनके मुखालिफ। रुकावटों का अंबार, एक आग का दरिया लगा दिया और अवाम ने उसमें से डूब के जाना था। इस तरफ गंदे नाले की तरफ से लोग नीचे से गुजर कर, कंटेनरों के नीचे से होकर, वाकई जिस तरह आज रुकावटों को तोड़कर सुनामी में डूब कर पहुंचे, पाकिस्तान की आवाम को उसका क्रेडिट देना चाहिए। जलसे की कारकर्दगी का थोड़ा सा जायजा लेंगे आज। इसमें आवाम थी, तहरीक इंसाफ की ऑफकोर्स लीडरशिप थी, सोशल मीडिया और मीडिया का भी किरदार था, और हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, पंजाब हुकूमत, इदारे, और सबसे बढ़कर मरियम नवाज साहबा और अली अमीन गंडापुर साहब की जो परफॉर्मेंस थी, इस पे भी साबिर भाई से पूछेंगे। गंडापुर साहब की तकरीर नहीं हुई, तहरीक इंसाफ से 6 बजे ज़बरदस्ती उन्होंने स्टेज खाली करवा लिया, लाइटें बंद कर दी, जैसे कोई बड़ा ख़तरनाक काम था रिंग रोड पर। लेकिन अभी भी जब आपसे मैं बात करूँ, जमे गफ़ीर वहाँ लोगों का मौजूद है, नारे लग रहे हैं। जलसा कामयाब हुआ, कितने आदमी थे, हुकूमत उसी तरह अभी तक नंबर ही गिन रही है। उज़मा बुखारी साहब कह रही है 1500 बंदे थे। तो उसके अलावा खौफ का जो बुत है, जो सबसे बड़ा मामला था, ये चकनाचूर हुआ। अब आगे मामलात क्या होंगे, अगला लाएअमल क्या होगा? अदालती महाज पर काजी साहब का जो मुकाबला इस वक्त बाकी जजेस के साथ चल रहा है, प्रैक्टिस प्रोसीजर समेत बड़े अहम मामलात हैं। इस कामयाब जलसे के बाद अब इमरान खान का अगला कदम क्या होगा, स्ट्रेटजी क्या होगी? साबिर भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं इमरान खान को। इनसे ये पूछेंगे। जलसे के नताइज भी आना शुरू हो गए, इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त धूम मची हुई है। आप अल जजीरा देखें, राउटर्स देखें, फाइनेंशियल टाइम्स देखें, तमाम अखबारात में इस जलसे की धूम मची हुई है, किस तरह फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ ने एक कामयाब शो कर लिया। इन सारी बातों पर साबिर भाई का तज्जिया लेते हैं, और उनके पास भी कुछ खबरें होंगी, वो शेयर करते हैं। साबिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जलसा आपने देखा, बड़ा मुनफरद जलसा था। आप तो बड़ा अरसा देखते रहे, रिपोर्टिंग करते रहे इन तमाम चीज़ों की। इसे आप कैसे देख रहे हैं, ये जलसा, इसकी कारकर्दगी का जायजा लें तो अवाम को कितने नंबर देंगे आप? इसी तरह स्टैब्लिशमेंट को, पीटीआई को, इन सबको कैसे रेट करेंगे? ये जलसा उसी वक्त कामयाब हो गया था जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अ, अज़मा बुखारी साहिबा ने और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने। फिर उसके बाद मज़ीद उस वक्त कामयाब हुआ जब उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसमें उन्होंने बताया कि जलसागाह में अब तक 1600 लोग पहुंच चुके हैं, और उन्होंने पंजाब के, जो उन्होंने ख्वाजा नज़ीर साहब के साथ बैठ के की, कि 1600 लोग पहुंच चुके हैं। और वो एक लतीफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वाक़तन बहुत मज़ा आया, क्योंकि काम ज़्यादा हो तो होता है कि कोई कॉमेडी हाँ, शो देखे बंदा। तो वो बिल्कुल। एक कॉमेडी शो था, और उसमें बताया गया था कि जो हैं ज़रताज गुल वो लेके आई हैं 55 आदमी, और जी, आलिया हमज़ा 42 आदमी लेके आई हैं। जी। और उसके बाद फिर उमर इस डार तरह 20 से बंदे और हमारे इस साथ। तरह से उन्होंने गिन-गिना के पूरे कर दिए, 1600 आदमी कर दिए। 16। तो मैं हैरान था कि 1607 कहना चाहिए था, 1608 कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लमसम पूरा पूरे कर 16। दिया 1600। उसके बाद फिर मैंने सुना 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई इस्लामाबाद में, और जी। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी अता तारड़ साहब की। हुँ, और अता तारड़ साहब जो हैं, वो तो उन्होंने भी कमाल कर दिया, और वो भी एक अवार्ड याफ्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल। हुँ, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल रास्ते जो हैं वो खुले थे, और उन्होंने कोई फुटेज भी पीटीवी से लेकर चला दी। तो हुँ, वो उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि नहीं, वाक़तन कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ काम किया है, पाकिस्तान की आवाम ने कोई ना कोई इनको तकलीफ़ पहुँचाई है, जिसकी वजह से ये 4-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। तो हुँ, इसके बाद कोई और रह नहीं जाता। हकीकत ये है कि इस इन्होंने ये जो फिर आखिरी जो हुँ, उन्होंने काम किया, ये जो जलसागाह की बिजली नहीं कटी थी, जलसागाह की बत्तियाँ इन्होंने नहीं बंद की थी। ये बत्तियाँ इनकी अपनी बंद हुई थी। इनकी पहले पहले इनकी अपनी बत्तियाँ बुझी हैं, पहले इनके अपने पे बिजली गिरी है, और जब बिजली गिर गई, जब इनकी अपनी बत्तियाँ बुझ गईं, तो इन्होंने फिर पुलिस को हुक्म दिया कि हमारी बत्तियाँ बुझ गई हैं, तो फिर ये जलसागाह की बत्तियाँ क्यों जल रही हैं? लिहाज़ा इनको भी बुझा दिया जाए। तो वहाँ पे भी फिर सफ़े मातम, इनके अपने सफ़े मातम बिछा हुआ था।
और हाँ। फिर अली अमीन गंडापुर ने तो एक सियासी तकरीर की थी 8 सितंबर को, और उन्होंने सियासी अंदाज में कहा था कि जी हम जब आते हैं तो ढोल भी लाते हैं, बाजे भी लेके आते हैं, तो ढोल यस, बाजों यस, के यस। साथ आएंगे। तो वो जी, एक तकरीर थी पॉलिटिकल, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल लीडर को ललकार रहा था। जी। एक वजीर आला दूसरे वजीर आला को चैलेंज कर रहा था कि भाई मैंने आना है तो जरा तैयारियां कर लें। तो इन्होंने उस पे औरत कार्ड खेलने की कोशिश की और उन्होंने बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया। और हालांकि वो बिल्कुल एक लाइट मूड गुफ्तगू थी, उन्होंने अपने अंदाज में की। जबकि आज इन्होंने साबित किया कि नहीं, हमने सीरियस लिया है बारात वाले वो बैंड बाजे को और ढोल को। तो आज इन्होंने जलसा गाह की बिजली उसी तरीके से बंद की जैसे शादी हाल की बंद की जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। और इन्होंने खुद बेवकूफ़ियाँ ये खुद करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हमारी मीम्स क्यों बनती हैं और हमारा ये मज़ाक क्यों उड़ाया जाता है। तो बिल्कुल। एक तो ये है कि मैं तो कम से कम आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहा हूँ, क्योंकि मैं हुँ, तो काफ़ी दूर बैठा हूँ। मैं तो मेरे पास इनडायरेक्ट खबरें आती हैं, मैं जी, रिपोर्ट्स देखता हूँ। मैंने फिर वहाँ पे बहुत सारी जो डिजिटल मीडिया पे जो हमारे काम करते हैं, जी, उनकी जी। रिपोर्ट्स देखी, सबकी देखी, कम कम से कम मैंने कोई 12-14 रिपोर्ट्स देखी और उन सब की एक ही राय थी। उसके बाद अ, उसके बाद मज़ीद जब उस वक़्त आदमी पता चल जाता है जब आप टेलीविज़न चैनल्स को मना करते हैं, जब आप बिल्कुल। हुक्म देते हैं कि आपने कोई चीज़ नहीं दिखानी। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी का इवेंट हो रहा है, जलसा हो रहा है और गवर्नमेंट इजाज़त दे रही है। यानी कि हुँ, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, इजाज़तनामे के साथ। तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, वो भेजते यानी कि वहाँ पे कम से कम भी कोई 35-40 डीएसएनजी वैन 42 बीएसएन जी, 42 थी जी। ठीक है, 42। तो जी। 42 वहाँ पे मौजूद थीं और उनकी कैमरामैन मौजूद हैं, डीएसएनजी ऑपरेटर्स मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं। वो बेचारे वहाँ से फुटेज भेज रहे हैं, बीपर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन टीवी चैनल पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो हुँ, इसका मतलब है कि टीवी चैनल्स को भी हुक्म हाकिम था कि जनाब खबरदार, अगर आपने कोई उधर गए भी तो ये सारी चीज़ें बता रही थीं कि और कि ये हार चुके हैं। अच्छा साबिर भाई और यहाँ पे एक छोटी-सी वारदात ये लोग करते हैं, शायद आपने नोटिस किया हो, कि ये अपने टीवी मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाते लेकिन इनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उस पे ये चला देते हैं। वहाँ पे इमरान खान के हिसाब से बड़े-बड़े थंबनेल भी बना देते हैं। हालाँकि सब जानते हैं उसके मालिकान आपको पता है ये अलीम खान साहब हैं या सलमान साहब हैं या जो भी जितने भी मालिकान हैं इनके, वो यूट्यूब से वो अपना मामला सही कर लेते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम पर वो नहीं दिखाते। वो ये बताना चाहिए इनको, ख़ास तौर पे मरियम साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, कि ये इनके साथ फ्रॉड करते हैं। ये हाँ, उधर से इश्तिहार ले लेते हैं कि हम टीवी पे नहीं दिखाएँगे, ठीक है जी? और हाँ, इधर डिजिटल मीडिया पे इनको इश्तिहार चाहिए होते हैं कि हम दिखाएँगे तो इश्तिहार मिलेंगे। लिहाज़ा बिल्कुल, ये दोनों तरफ अपना डबल हाथ जो है डिफरेंस। वो हाथ साफ करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी आइंदा जी। से। जो इश्तिहार दिए जाएँगे, जब वो इश्तिहार जब दिए जाएँगे तो वो साथ ये शर्त रखेंगे वज़ारत इत्तलात व नशरियात वाले कि भई आपने फिर इसको डिजिटल मीडिया पे भी नहीं दिखाना। हाँ जी, और बिल्कुल। ये पूरा पैकेज है, आपने अगर ब्लैक आउट करना है तो फिर मुकम्मल करें। आप उधर जाके दिखाते हैं लोगों को और अपनी जो यूट्यूब स्ट्रीम है, उधर तो आप सारा कुछ दिखा रहे होते हैं। इधर हमें खुश करने के लिए दिखा रहे होते हैं, जबकि हकीकत ये है कि व्यूअरशिप तो सारी है डिजिटल सोशल मीडिया मीडिया, पे आजकल। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो है ही नहीं, टीवी चैनल्स पे है ही नहीं। उनके बिल्कुल तो सही कहा। व्यूज़ इतने कम हो चुके हैं। इस वक़्त भी मेरे सामने एक टीवी चैनल चल रहा है। जी। टीवी चैनल मैंने देख और प्रोग्राम लगा हुआ है और आप अंदाज़ा करें, और वो टॉप 3 टीवी चैनल्स में आता है जी। अच्छा, इस वक़्त मैं देख रहा हूँ मेरे सामने। जी, आपको जी। पता है उसके इस वक़्त कितने लोग उसने एंगेज किए हुए हैं? कितने? सिर्फ़ 2400 लोग एंगेज किए ओह हुए हैं। हो! और ठीक है अरबों जी? रुपया लगा हुआ है इनका, अंदाज़ा करें। ये है टीवी चैनल्स का हाल। तो इनको अंदाज़ा है, बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, इसीलिए इनको मेरी और आपकी जो शक्लें हैं, इनको अच्छी नहीं लगती। और हाँ। ये बिल्कुल, आप अकेले के इस वक़्त जो है वो एयरवाई और ये बड़े-बड़े जो चैनल जिन पे आप काम कर चुके हैं, उनकी अकेले आपकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है कि उनके मुकाबले में तो आप वन मैन आर्मी जो हम लोग बने हुए हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह ये है, ये इसमें कोई हमारा कमाल नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। इसमें सिर्फ़ ये है कि हम
वो दिखा रहे हैं जो ज़मीन पे हो रहा है। हम हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम बता रहे हैं ये चीज़ है, तो लोग आपको पता है कि हम तो बैठे हैं ना स्टूडियोज़ में, तो जी, लोग तो मौजूद है ना जी, ग्राउंड गलियों में, बिल्कुल, बाज़ारों में, घरों में। वो अब जो लाहौर का जलसा हुआ है, वो किसको नहीं पता? पूरे लाहौर को नहीं पता होगा कि जलसा कैसा हुआ है? क्या बिल्कुल, रिंग रोड वालों को नहीं पता? क्या डिफेंस वालों को नहीं पता? क्या मॉडल टाउन वालों को नहीं पता? क्या शादरे बिल्कुल वालों सही, को नहीं पता? क्या समराबाद वालों को नहीं पता? क्या डीएचए और बैरिया टाउन वालों को नहीं पता? सबको किसको पता नहीं पता कि और इवन जो इनकी अपनी सोसाइटीज़ हैं उनको नहीं पता पैरागॉन वालों को नहीं पता कि कितने अवाम वहाँ पे थे और किस तरीके से थे, तो सारों को पता है। तो बिल्कुल, इसलिए हम अगर ये कहना शुरू कर दें कि नहीं जनाब वहाँ पे तो कोई था ही नहीं, सड़कें वीरान थीं, जलसागाह वीरान था, वहाँ पे कुर्सियाँ खाली थीं, तो उसके बाद इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? तो अगर बिल्कुल, हम भी उसी तरह की सरकारी रिपोर्टिंग शुरू कर दें, सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलना शुरू कर दें, तो हमारा हाल भी वही होगा जो वही इस होगा, वक़्त ये बड़े-बड़े टीवी चैनल्स का हो रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा इसमें साबिर भाई अभी अगर देखा जाए पंजाब हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट इन सब लोगों की जो परफ़ॉर्मेंस आप देखें इस जलसे के इन्होंने तो बड़े कंटेनर भी लगाए, रोका भी, लेकिन बुरी तरह नाकामी हुई। जीत आप किसकी कहेंगे? अवाम की जीत है, खान के बयानिए की जीत है, जेल से बैठा हुआ इमरान खान जीत गया ये और दूसरा उनका अगला अब लाए-अमल क्या होगा? क्या अगला कदम क्या हो सकता है इस कामयाब जलसे के बाद खान का? देखिए इमरान और अवाम जो है ना, इमरान खान और अवाम ये आपस में एक पेज बिल्कुल जुड़ जुड़ चुके हैं हुँ, और ये ज़िद बन चुका है। इमरान खान सवा साल हो गया उनको जेल में और बगैर किसी जुर्म के और बुशरा बीबी जेल में हैं और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सारे के सारे। और ये आपको पता है कि ये अंडर ट्रायल हैं, इनको जी, सजा नहीं हुई है किसी ये मुजरिम नहीं है, बिल्कुल। ये मुलजिम है और अंडर ट्रायल है और अंडर ट्रायल भी सवा साल, 1.5 साल हो गया है ये अंडर ट्रायल है। वो कौन-सा कानून है जो ये कहता है कि अंडर ट्रायल मुल्ज़िमान को आप इतने अरसे तक जेल में रखेंगे? क्योंकि ये बिल्कुल, मुल्ज़िमान हैं और फिर उनको कौन-सा कानून कहता है कि उनको आप काल कोठड़ियों में रखेंगे, डेथ सेल में रखेंगे और इनको दहशतगर्दी वाले सेलों में रखेंगे, चक्कियों में रखेंगे। ये इवन अब हमारा जो अपना कानून है, जेल मैनुअल नहीं ये कहते, हमारा अदालती निज़ाम ये नहीं कहता। तो इन्होंने ज़बरदस्ती रखा हुआ है और इसीलिए ये जो अवाम भी समझते हैं इस बात को और अब अवाम हो चुके हैं बाशऊर, उनको एक-एक आर्टिकल का पता है, एक-एक कानून बिल्कुल। का पता है और आज लाहौर में इन्होंने दफ़ा 144 ये जहाँ दफ़ा 144 लगाते हैं, उस दिन संजानी में लगाई, तो अवाम ने दफ़ा 804 लगा दी। आज लाहौर में भी दफ़ा दफ़ा 804 804 लगी हुई थी। तो इसलिए ये इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही और ये जी, जितना ज़्यादा तो यही वजह है कि इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम आपस में जुड़ चुके हैं और वो जो 8 फरवरी को उन्होंने अपना फ़ैसला दिया था, वही उन्होंने 8 सितंबर को दिया। वही उन्होंने आज अ 21 22 सितंबर को सितंबर लाहौर में 21 सितंबर उन्होंने 21 सितंबर को लाहौर में वही फ़ैसला दिया कि हम वहीं खड़े हैं, जहाँ पे हम थे। तो ये बिल्कुल दुरुस्त। जेलें-वेलें कुछ भी कर लें और इसलिए ये अवाम की फ़तह है और क्योंकि आप अवाम के जब हकूक़ गस्ब करते हैं ना जी, तो उसके बाद फिर कोई बाकी चीज़ रह नहीं जाती। आपने बिल्कुल उनका सही। रोज़गार छीन लिया, आपने उनको महँगाई बेरोज़गारी, गुर्बत वो उस तरफ धकेल दिया, आपने उनका जीना जो है वो दूभर कर दिया है। उसके बाद आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? क्योंकि रजीम चेंज के बाद अगर रजीम चेंज के बाद नारा तो लगाया गया था ना मईशत बहुत ख़राब थी। तो भई जी। मईशत ख़राब थी तो मईशत तो आपको ठीक करने देना चाहिए था। लेकिन इनका और था टारगेट कुछ और था। एक्सटेंशन खेल रहे थे। इस वक़्त भी वो लानत जो है एक्सटेंशन की वो पहुँची हुई है इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चौथे फ्लोर पे और चौथे फ्लोर के चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पहुँची हुई है वो एक्सटेंशन की लानत और उस लानत ने पूरे का पूरा निज़ाम जो है अदलिया का निज़ाम वो बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल। मैं उस पे आपके साथ अदलिया अदलिया पे आता हूँ। अभी गंडापुर साहब की तकरीर आज जो बड़ी मुख्तसर सी थी और वो कह रहे थे कल मैं अपना पूरा बयान दूँगा। दूसरा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो 6 बजे जलसा ख़त्म हुआ।
आपके ख्याल में उन्होंने सही किया या उन्हें रेज़िस्ट करना चाहिए था और नहीं माननी चाहिए थी बात, इसको प्रोलॉन्ग करना चाहिए था जलसे को? मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत क्योंकि सही। उसकी वजह ये है कि ये तो बहुत अच्छा, क्यों इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया। आप देखें कि जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग हों, वहाँ पे अचानक आप बिजलियाँ काट दें, अंधेरा कर दें, साउंड सिस्टम कर दें, खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, बिल्कुल, ठीक है ना? नाखुशगवार। और फिर इन्होंने कहना था कि जनाब ये 9 मई हो गया है। ये हुँ, इन्होंने हर वक़्त ये कोशिश, उस दिन संजानी में इन्होंने किया, पहले पथराव करवाया, फिर फायरिंग की और उसके बाद फिर बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए और उन्हीं 8 सितंबर का जो जलसा था, फिर इन्होंने पार्लियामेंट पे नकाबपोश भेजे और वहाँ पे हमला बिल्कुल, करवाया, वहाँ से लोगों को उठाया। तो ये एक चेन है शैतानी सोच की। वो तो आज मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने महफूज़ रखा है और बहुत हुँ, अच्छा किया कि इन्होंने रेज़िस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया और ये जलसा जो है, इन्होंने जो ज़बरदस्ती बत्तियाँ-वत्तियाँ बंद करके उधर साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था तो चले गए। मैं तो कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई हादसा नहीं हुआ, वरना कुछ नहीं हुआ, इतने, बिल्कुल। जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हों, अगर कोई शरारत कर देता भगदड़ तो मच फिर गए, क्या होता? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। भगदड़ मच जाती, बैरिस्टर गोर को हाँ गिरफ्तार जी। करने की कोशिश की, उस वक़्त भी ज़हमत हो सकती थी। जी वाक़ई हाँ। इन्होंने बड़ा कामयाबी से अच्छा खौफ का जो बुत एक तारी था, साबिर भाई 2 साल से जो है आपको पता है झंडा नहीं उठाने दे रहे थे, नारा नहीं लगाने दे रहे थे, लोगों को निकलने नहीं दे रहे थे। अब इस जलसे से उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या अब लोग बेखौफ़-ओ-ख़तर आपको नज़र आएँगे रोडों पर तहरीक-ए-इंसाफ का झंडा लेके या अभी थोड़ा-सा मामला चलता रहेगा? देखिए, पॉलिटिकल मोबिलाइज़ेशन तो शुरू हो चुकी है। अब इसको रोका नहीं जा सकता और ये इन्होंने कोई शौक से नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, मजबूर इनको हो। अंदाज़ा है, क्योंकि काज़ी साहब जो है ना, वो अपनी जो है क्या कहना चाहिए, प्रोफ़ेशनली उनकी मौत होने लगी है जी, और वो बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर हैं, वो जा रहे हैं और जुडिशरी जो है 26 अक्टूबर, इसीलिए 26 अक्टूबर से पहले-पहले इनके हाथ-पाँव इतने फूले हुए हैं। तो ये शौक से नहीं इन्होंने किया, क्योंकि प्रेशर बहुत था और आलमी इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों का बहुत प्रेशर है और अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप है, उसकी रिपोर्ट है, इनके बिल्कुल। गले का फंदा बनी हुई है। ये एम्नेस्टी कोई इंटरनेशनल हाँ, है, हाँ जी। और उसके बाद फिर एम्नेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ चुकी है और ये सारी बातें आ चुकी हैं। फिर लोकल ये मैनेज कर लेते हैं मीडिया को, टीवी चैनल्स को मैनेज कर लिया, मीडिया को मैनेज कर लिया, लेकिन आलमी ज़राए इब्लाग तो बिल्कुल इसके ऑपोज़िट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ज़मीनी हक़ाइक़ और हैं, तो इनके अपने मसाइल बड़े हैं और इसलिए जो है आज का जलसा भी जो हुआ है, ये भी अदालत के हुक्म पे हुआ है, वरना तो एक दरख़्वास्त मरीम साहिबा ने दिलवाई थी, जलसा रुकवाने के लिए। वो जी। दरख़्वास्त उन्होंने हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी। तो अब ये सारे जो कवानीन बनाए हैं, आपको एक एक कानून की मैं आपको दे दूँ कि इनके अपने जी, जी। गले का फंदा बनेंगे सारे कवानीन। आज तो ये कह रहे हैं ना 3 से 6 बजे तक जलसा जी, और जी। 6 बजे इन्होंने बिजलियाँ काट दी। आप ये देखें कि कल को इनके साथ क्या होगा? क्योंकि इनके साथ तो अवाम भी नहीं होने और ये इनका वैसे ही खत्म हो जाना है, इनको पता है ठीक है 3 ना? से 6 वाला जब सनमे का शो हाँ, जब इनकी बत्तियाँ गुल की जाएँगी तो फिर इनके साथ क्या होगा? ये आज बड़े खुश-खुश बयान फरमाते हैं कि जनाब आपने साइन किए थे 3 से 6 बजे तक। पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें तो और टाइम ले लें, उसकी हाँ। जो टाइमिंग्स हैं, वो शादी की बारात की तरह हों। तो बिल्कुल। फिर ये कहते हैं मीम्स बनती हैं। तो मीम्स इन्होंने खुद 3 से 6 बजे तक, भई बारात आमद 3 बजे और रवानगी 6 बजे, तो ये कहीं भी नहीं होता। तो देखते हैं। जी। अच्छा साबिर भाई अभी कुछ इंटरनेशनल चीज़ें भी होने जा रही हैं, जैसे चीन के वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं, शंघाई कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अगले महीने एक्सपेक्टेड है। शहबाज़ शरीफ का अमेरिका का यूनाइटेड नेशन का दौरा है उसका वहाँ जनरल असेंबली से खिताब है। इसहाक डार का तो कैंसल हुआ है। ये भी बड़े अहम मामलात हैं जो अगले महीने होने जा रहे हैं। फिर इस दौरान हुकूमत भी बड़ी कमज़ोर है, सख्त मईशत के दबाव भी है। 25 तारीख को ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ से पैसे मिल जाएँगे, लेकिन अभी तक उसके असरात नज़र नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें ऐड होके ये जो 15 अक्टूबर की एक डेडलाइन भी को एक नज़र आ रही है कि इनको बताया गया है। क्योंकि मैं कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगले हमें दिसंबर तक आगे 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 प्रोजेक्ट्स अपना बनाएँ, कि हमें नहीं पता आगे दिसंबर के बाद हमें हैं या नहीं है। तो ये एक बेयकीनी की सूरत-ए-हाल भी चल रही है। तो इस सारी नटशेल में अगर इसको डिफाइन करें, तो इस सूरत-ए-हाल में खान की अगली
क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी या क्या हो सकती है? देखिए, खान की स्ट्रैटेजी तो वो तो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा मिलिट्री लीडरशिप से, जनरल जी, आसिम मुनीर साहब से, जी, कि वो अब इस हारे हुए लश्कर को छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने ये खुद भी डूबे हैं, इन्होंने उनको भी डुबो दिया है और सारों को लेके बैठ गए हैं, क्योंकि इनके साथ रहने या इनका साथ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ, मैं तो जनरल आसिम मुनीर साहब से कहूँगा कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें और उस पॉलिसी से निकलें और पाकिस्तान का सोचें, और जो पाकिस्तान की अवाम चाहते हैं उनकी आवाज़ को सुनें और ये सारे का सारा सिस्टम को फ़ारिग करें और फ्रेश इलेक्शन करवाएँ और इलेक्शन करवा के जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत हमने तमाशा देख लिया, पिछले 2.5 साल से यही तमाशा हो रहा है। बिल्कुल, और पहले पंजाब का इलेक्शन नहीं करवाया, फिर खैबर पख्तूनख्वा का नहीं करवाया, फिर चारों असेंबलियों का नहीं करवाया, फिर कौमी बल्दियाती नहीं असेंबली का करवाए। भी नहीं करवाया। आपने नकवी मॉडल भी ला के देख लिया, आपने इम्पोर्टेड सरकार को भी ला के देख लिया, जी, उसके बाद आपने फॉर्म 47 का भी मॉडल ला के देख लिया और कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ हुँ, रही। फिर आपने काज़ी को भी देख लिया, काज़ी को भी मैदान में उतार के देख लिया, तो काज़ी भी फ्लॉप हो गया। जब ये सारे फ्लॉप हो रहे हैं, तो आप बजाय इसके कि मज़ीद इदारों की तबाही हो, तो बेहतर ये है कि उनको आ जाना चाहिए वापस और वो बिल्कुल, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें आइन और कानून के मुताबिक। जैसा कि वो कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। ये बिल्कुल, सिर्फ़ महज़ कह देने से काफ़ी नहीं होता और ये एक फ़ेक निज़ाम है, फ्रॉड सिस्टम है और इलेक्शन चोर उनको बिठा दिया गया, सबको इकट्ठा कर दिया गया। अब ये मज़ीद कानून तोड़ रहे हैं, मज़ीद आप देखें कि एक 1 साल के अंदर-अंदर इन्होंने अपना ही बनाया हुआ कानून जो है, वो एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़त्म कर दिया। सिर्फ़ जी, इसलिए कि काज़ी साहब को बेंच फिक्सिंग की सहूलत दी जाए, केस फिक्सिंग की सहूलत दी जाए, फैसला फिक्सिंग की सहूलत दी जाए। इतनी ज़्यादा सहूलतकारियाँ करने की ज़रूरत क्या पड़ी है? आप सिर्फ़ एक काम करें, आइन को सुप्रीम मानें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएँ और इस सारे कज़िये से जान छुड़वाएँ, बाइज़्ज़त तरीके से रिटायर हों। आप बल्कि आगे आना चाहिए उनको, बताना चाहिए कि भई मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी और ये सारे धंधे में मैं शामिल नहीं हूँ। वो हुँ। बताना चाहिए उनको, आके ऐलान करें और आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ साबिर भाई काज़ी साहब तो जाने पर तैयार नहीं है। उन्होंने एक गैर रस्मी बात की रिपोर्टर से, फिर साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी कर दिया कि जी वो तो मज़ाक कर रहे थे हम तो जाने का कोई इरादा नहीं। और फिर उसके आप उनका जो अभी 9 सवालात आपने देखे, हालाँकि वो आपको पता है चीफ जस्टिस भी एक जज की तरह वो मामला नहीं कर सकते, लेकिन आईनी तरमीम से मुकाबला भी करने की कोशिश कर रहे हैं। काज़ी साहब तो ढूँढ-ढूँढ के वो नंबर भी पूरे करके दे रहे हैं, 3 नशिस्तें गिनती में छीन ली, जहांगीरी साहब को वहाँ से नहीं लगाना। ये सारी मतलब उनकी कोशिश है रिटायर्ड ट्रिब्यूनल्स में जज लगा के। तो ये सहूलतकारी का निज़ाम तो पूरा चला रहे हैं, तो लगता है आपको काज़ी साहब की एक्सटेंशन होगी या ये वाक़ई चले जाएँगे? नहीं जी, काज़ी साहब तो मेरा ख़्याल है कि काज़ी साहब का जो अंजाम है ना, ये तो जस्टिस मुनीर से भी बदतर होने वाला है। हुँ, और मुझे लगता ये है, वो अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हैं चीफ़ जस्टिस, मुझे तो लगता है जूते पड़ेंगे और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया, क्योंकि हुँ। अब तो वो सुप्रीम कोर्ट बार जो कि इनका अपना ग्रुप है, वो अ, नहीं मान रही थी। वो भी उसने भी आखिर आके आज कह दिया कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादती हो गई है सदारती ऑर्डिनेंस वाली। और पाकिस्तान बार कौंसिल वो भी मजबूर हो गई है एक प्रेस रिलीज़ जारी करने पे। तो आप जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, आप खुद ही 1 साल पहले आपने खुद बड़े सीना तान के कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस रूल्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं गवर्नमेंट ने। तो बिल्कुल, आप चंद महीनों के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको अनडू करवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बनाए मुझे ये सदारती फरमान भेजें ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। और फिर आप सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके आप जूनियर जज को अपने साथ बिठा के और बेंच फिक्स करना चाह रहे हैं, केस फिक्स करना चाह रहे हैं, फैसला फिक्सिंग करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल। इससे ज़्यादा शर्मनाक हरकत कोई और हो नहीं सकती। बिल्कुल, तो उनकी मिसेज़ की भी पूरी वीडियो इमरान खान साहब के खिलाफ आई पूरी और केसेस भी वो खुद सुन रहे हैं। हालाँकि आम दुनिया पूरी में एक प्रैक्टिस है कि इस तरह के जब ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो जज खुद ही छोड़ देते हैं।
यहाँ पे छोड़ने को तैयार नहीं है, ढूँढ-ढूँढ के केस निकाल के अपने पास लेकर जाते हैं। मुझे याद आ रहा है कि यही सिचुएशन ना 2002 में भी थी। जी, साल 2002 में तो एलएफओ परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये काम किया था, जी, क्योंकि जी, उनके एमरजेंसी। बहुत ताबेदार किस्म के जज बैठे थे और शेख जोगर रियाज़ साहब, मरहूम जस्टिस जोगर? नहीं, चीफ जस्टिस शेख रियाज़ थे। शेख अ, अच्छा, अच्छा। चीफ जस्टिस शेख रियाज़ थे। उन्होंने रिटायर हो जाना था 65 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब से कहा कि आप फ़िक्र ही ना करें, आप मुझे कंटिन्यू करें, मैं आपको कंटिन्यू करवाता हूँ। तो उनकी उम्र फिर बढ़ा दी गई एलएफओ के ज़रिए जी, जी, और एलएफओ है। 68 साल कर दी गई। ये वही वाला मॉडल है, इस वही वक़्त भी बिल्कुल, बिल्कुल। 68 साल उनकी उम्र कर दी गई और उसमें जस्टिस शेख रियाज़ थे, तमाम जजेस ने वो कहा कि समय ना अब आता ना, उन्होंने कहा ठीक है जनाब, ये तो मौजें लग गई। तो सब जजेस कंटिन्यू करने लग गए, जिनकी उम्रें हो गई थी। फिर ये हुआ कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। मुज़ाकरात शुरू है क्योंकि जब तक पार्लिमान जो इंडेमनिटी ना दे, वो हो नहीं सकता। तो हुँ, मुज़ाकरात शुरू हुए तो फिर इस शिक पे आके उस वक़्त मुतहद्दा मजलिस अमल के सरबराह थे मौलाना फज़ल रहमान साहब, अपोज़िशन लीडर भी वो थे। तो जी, मुज़ाकरात जब हुए तो इस शिक पे आके सारा हो गया जी डेडलॉक। तो बिल आकर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उस डेडलॉक को इस तरह तोड़ा, उसने कहा कि ठीक है जी फिर हमने जजों को रख के क्या करना है? तो उन्होंने वो शिक वापस ले ली और बिल्कुल। जब रात सोए थे शेख रियाज़ साहब, मुनीर शेख साहब और काज़ी साहब, उस वक़्त भी एक काज़ी साहब होते थे। तो जब वे सारे सोए तो कोई चीफ जस्टिस था, कोई जज था। जब सुबह उठे हैं, इन्होंने गाउन-शाउन पहने हैं और नाश्ता-वाश्ता किया है, तो उन्होंने पूछा जी किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं अदालत। तो अर्दलियों ने कहा जी कि ਤੁਹਾਡਾ तख्ता तो उलट गया था रात ਨੂੰ। शेख हसीना वाला काम हो गया है हाँ, आपके साथ। उन्होंने कहा ये मैं आपको लतीफ़ा नहीं सुना रहा, मैं हकीकत जी, जी, बता हकीकत रहा है। हूँ। ठीक है? उन्होंने कहा ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी कि वो रात मुज़ाकरात हुए, तो मुआहिदा हो गया, तो मुआहिदे में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आप फारिग कर सबको कुर्बान कर दिया है, तो लिहाज़ा अब आप जज नहीं रहे और आप चीफ जस्टिस नहीं रहे। तो यकीन जानिए कि वो रूठ लगे रह गए गाड़ियों के और वो हाँ, फिर बेचारे अपने-अपने चेंबर्स में नहीं आ सके थे और वो जज साहिबान जो है वो वहीं से रुखसत हो गए थे। तो बिल ये एक्चुअल यही हुआ था और इस वक़्त भी ये काज़ी साहब के साथ और इन सारों के साथ ना यही उससे होता तगड़ा नज़र काम आया। होने वाला है। बिल्कुल, नज़र यही आ रहा है कि ब जो अपनी तरफ खींच-खींच के ला रहे हैं चीज़ों को, कंबल नहीं छोड़ रहे, ये कंबल को नहीं छोड़ रहे इस दफ़ा। अभी आखिर में साबिर भाई ये इमरान खान साहब की जो केसेस चल रहे हैं, ये और दूसरा खान साहब आपको लगता है कि खुद अपनी रिहाई में इंटरेस्टेड हैं कि इंतखाबात का मामला हो, रिहाई हो उनकी या अभी वो देख रहे हैं कि थोड़ा-सा और इनको ज़लील किया जाए? इमरान इमरान खान जब चाहें रिहा हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि वो जब चाहें रिहा हो सकते हैं। उनकी रिहाई 24 घंटे के फ़ासले पे है। तो अच्छा, 24 घंटे के बाद जब वो चाहेंगे 24 घंटे के अंदर-अंदर रिहा हो जाएँगे। तो इसलिए वो अभी तक इनको मेरा ख़्याल है वो थका रहे हैं और थका-थका आपने देखा होगा बॉक्सिंग जी। आप मोहम्मद अली किले होते थे हमारे, जी, जी। जी। वो क्या करते थे, वो जी। पहले थकाते थे मुखालिफ को ना और वो आराम से वो पूरे रिंग में घूम रहे होते थे और दूसरा जो उनका मद्दे मुकाबिल है, वो अ, उछल-कूद रहा होता था और वो समझ रहा होता था कि पहले राउंड में भी फैसला नहीं हो सका, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे में भी नहीं हुआ, चौथे में भी नहीं हुआ। तो जब वो फैसला मोहम्मद अली ने करना होता था खुद, हाँ, मैंने कब नॉकआउट वो जो पंच है, फाइनल पंच बिल्कुल, कब मैंने मारना है, वो जब चाहते थे, वो जिस राउंड में चाहते थे मोहम्मद अली, उसमें वो पंच मार के फाइनल जो है, वो ठीक आउट बात। कर देते थे और मैच अपना ले लेते थे। ये उनका पूरा करियर है। आप बिल्कुल ऐसे कोई भी बिल्कुल, मैं बॉक्सिंग मैच बॉक्सिंग बहुत उनका बड़ा फ़ैन हूँ, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना? दुरुस्त कह रहे हैं। ये वो खुद फैसला करते थे इसलिए इस और उस वक़्त आपको मालूम है कि मोहम्मद अली के मुकाबले में पूरी दुनिया में कोई नहीं था। कोई नहीं था, ठीक है? बिल्कुल। आते थे, मुकाबला करते थे, फ़ारिग हो जाते थे। तो यही हाल इस वक़्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का है। कोई मद्दे-मुकाबल नहीं है और इसलिए वो इमरान खान यही कह रहे हैं कि आपको याद होगा
ये जब हुआ है बांग्लादेश जी, बांग्लादेश जब हुआ हसीना वाजिद वाला मामला, तो महमूद खान अटरजई साहब ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि हसीना वाजिद वाला काम हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और 24 घंटे के नोटिस पे कर सकते हैं। हुँ, लेकिन हम उस इंतहा पर जाना नहीं चाहते, क्योंकि उससे मज़ीद अदम इस्तेहकाम होगा और हमारे इदारे कमज़ोर होंगे बिल्कुल और सही बात, इसमें हम इनकी लाज रख रहे हैं। इनकी बिल्कुल, लाज रख रहे हैं, हमें शर्म आ रही है कि हम ऐसा कोई काम ना करें कि जिसका रिटर्न पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना पहुँचे। तो इसलिए इमरान खान साहब ही जो हैं, वो इतना ज़्यादा झूठे मुकदमात, 250 मुकदमात आप तसव्वुर करें और फिर इस वक़्त उनको किसी मुकदमे में कोई सज़ा नहीं है और बेगुनाह हर कैद है। मुकदमे में वो जो मैं आपको सिंपली कह रहा था, अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में आप ये जी, जी, देखें अल कादिर वो जो केस था तोशाखाना वाला, ठीक है जी, ना? तोशाखाना पहले चलाते रहे नैब कोर्ट में और फिर अब एफआईए 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद कहते हैं नहीं वो अब एफआईए चलाएगा। 7 पेशियाँ वहाँ पे हो चुकी हैं, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आई। एफआईए के पास कुछ नहीं है अदालत में आके बताने को और ये जब सिचुएशन हो, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है कि मैं वही बात कह रहा था कि हार जनरल मान लेनी आसिम चाहिए। जनरल आसिम मुनीर साहब को यही कह रहा था कि बस करें, बहुत हो गया है। सही, इस 2.5 साल हो गया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड बिल्कुल सही बात और है, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। बिल्कुल साबिर भाई, अल्लाह ताला इन्हें अक्ल दे और इनको होश के नाख़ुन दें, हमारी तो दुआ है, हर प्रोग्राम में हम लोग दुआ करते हैं, क्योंकि इन्हीं इदारों के साथ इमरान खान ने काम करना है, खान ने भी वापस आके ज़ाहिर है इन्हीं लोगों को सँभालना है और इन्हीं लोगों को ठीक करना है और ये लोग भी अगर आज समझ जाएँ इन चीज़ों को, तो पाकिस्तान का नुकसान ना, कोई मईशत तबाह बर्बाद हो रही है, पाकिस्तान की आवाम तबाह बर्बाद हो रही है। साबिर भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि इतनी अहम चीज़ें जो है आपका तज्ज़िया लोगों तक पहुँचेगा। बहुत सारे सवालात हैं, उम्मीद है इन चीज़ों में कवर हो जाएँगे और इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू अगेन सर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।